लेक्चर 235 और हम कर रहे थे आपकी एसएस की एनसीईआरटी हिस्ट्री की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से आपकी हिस्ट्री की एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस। हमने चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग देख ली थी इन द प्रीवियस लेक्चर्स, सो वी हैव अंडरस्टूड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंटायर चैप्टर। नाउ हम करेंगे मैच द फॉलोइंग ऑफ दिस चैप्टर। सो मैच द फॉलोइंग में सबसे पहले दीज आर द फ्यू वर्ड्स जिन्हें आपको सामने मैच करना है, ठीक है। यू हैव टू मैच दीज टू द मीनिंग्स, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 दीज आर द 7 वर्ड्स। सूबेदार, फौजदार, इजरदार, मिसल, चौथ, कुनबीस, उमरा, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू मैच देम। सो सूबेदार को किसके साथ मैच करेंगे? प्रोविंशनल गवर्नर के साथ। सो जस्ट मैच इट विद दिस, ठीक है। सूबेदार मीन्स अ प्रोविंशनल गवर्नर। देन फौजदार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फौजदार? सो फौजदार इज अ मुगल मिलिट्री कमांडर। सो फौजदार अ मुगल मिलिट्री कमांडर। नेक्स्ट है इजरदार। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इजरदार? इजरदार मीन्स अ रेवेन्यू फार्मर, ठीक है। नेक्स्ट है मिसल। सो मिसल का मतलब अ बैंड ऑफ सिख वॉरियर्स, ठीक है। सो सिख वॉरियर्स की सेना मिसल। चौथ, व्हाट डू यू मीन बाय चौथ? तो चौथ इज द टैक्स टेकन बाय द मराठास। व्हाट डू यू मीन बाय कुनबीस? सो कुनबीस का मतलब होता है मराठा पीजेंट वॉरियर्स, ठीक है, मतलब फार्मर्स। उमरा का मतलब होता है हाई नोबल, ठीक है, जो बड़े बड़े नोबल्स होते हैं, दैट मीन्स उमरा, ठीक है। सो सूबेदार का मतलब प्रोविंशनल गवर्नर और फौजदार का मतलब मुगल मिलिट्री कमांडर, ठीक है। सो दीज आर द मैच द फॉलोइंग ऑफ पेज नंबर 153 हम कर रहे हैं एनसीईआरटी में बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सो पेज 153 पे क्वेश्चन 1, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन 2। सो दिस इज क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। सो औरंगजेब फॉट अ प्रोटेक्टेड वॉर इन द, सो औरंगजेब ने कहाँ लड़ाई लड़ी थी? सो औरंगजेब डिक्कन में लड़ी थी उसने लड़ाई। उमरा एंड जागीरदार कंस्टिट्यूटेड पावरफुल सेक्शंस ऑफ द मुगल। सो जो उमरा है, जागीरदार हैं, वो कौन है? मुगलों का कौन सा पावरफुल सेक्शन कंसिस्ट करते थे? मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में जो पावरफुल नोबल्स थे उन्हें उमरा और जागीरदार वो होते थे एडमिनिस्ट्रेशन। असफजा फाउंडेड द हैदराबाद स्टेट इन, असफजा ने हैदराबाद स्टेट कब फाइंड किया था? तो 1724। नेक्स्ट है द फाउंडर ऑफ द अवध स्टेट वॉज, अवध स्टेट किसने फाउंड किया था? सो ही वॉज बुरहान अल मुल्क सादत खान, ठीक है। सो अवध स्टेट को फाउंड बुरहान अल मुल्क सादत खान ने किया था। नेक्स्ट है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू है कि फॉल्स है? सो ए है नादिर शाह इन्वेडेड बंगाल। सो नादिर शाह ने बंगाल को इन्वेड किया था, जीता था। सो दिस इज अ फॉल्स थिंग। बी सवाई राजा जयसिंह वॉज द रूलर ऑफ इंदौर। क्या सवाई राजा जयसिंह इंदौर के रूलर थे? सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। गुरु गोविंद सिंह वॉज द 10th गुरु ऑफ सिक्स। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। सो दिस इज द ट्रू थिंग। पूना बिकेम द कैपिटल ऑफ मराठास इन द 18th सेंचुरी। पूना जो है मराठा का कैपिटल बना 18th सेंचुरी में। सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू थिंग, ठीक है। सो ये हुए आपके ट्रू और फॉल्स। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद के क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। सो क्वेश्चन 4, व्हाट वर द ऑफिसेस हेल्ड बाय सादत खान। सादत खान के पास कौन कौन से ऑफिसेस थे? तो मतलब क्या किन किन चीजों की देखरेख करते थे वो?
सो सादत खान के कौन से ऑफिसेस थे? सो सादत खान हेल्ड द कंबाइंड ऑफिसेस ऑफ सूबेदारी, दीवानी एंड फौजदारी। सो उसके पास 3 ऑफिसेस थे, सूबेदारी के भी थे, दीवानी के भी थे और फौजदारी के भी थे। वो रिस्पॉन्सिबल था फॉर मैनेजिंग द पॉलिटिकल, फिनेंशियल, मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द प्रोविंस ऑफ अवध। सो अवध प्रोविंस का पॉलिटिक्स, फिनेंस, मिलिट्री वो सभी देखता था। क्वेश्चन 5, वाई डिड नवाब ऑफ अवध एंड बंगाल ट्राई टू डू अवे विद जागीरदारी सिस्टम? सो जो नवाब ऑफ अवध थे और बंगाल थे वो जागीरदारी सिस्टम से क्यों मतलब ट्राई टू डू अवे विद द जागीरदारी सिस्टम, क्यों हटाना चाहते थे या कम करना चाहते थे, क्यों? So Nawabs of Awadh and Bengal tried to do away with the Jagirdari system in order to reduce the influence of Mughals in their state. मतलब वो अपने जो उनके स्टेट्स थे अवध और बंगाल, वहाँ पे ये लोग जो हैं मुगलों का जो मुगलों की पावर है वो कम करना चाहते थे अपने स्टेट्स में। सो इसी वजह से इन्होंने जागीरदारी सिस्टम को ये लोग हटाते गए। क्वेश्चन 6, हाउ वर द सिख्स ऑर्गेनाइज्ड इन द 18th सेंचुरी? जो सिख थे, सिखों ने 18वीं सदी में खुद को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया था? हाउ वर द सिख्स ऑर्गेनाइज इन द 18th सेंचुरी? ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी द सिख गॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू पॉलिटिकल कम्युनिटी। दिस लेड टू द रीजनल स्टेट बिल्डिंग इन पंजाब। गुरु गोबिंद सिंह, तो देखो 17th सेंचुरी में, 17वीं सदी में जो सिख थे उन्होंने खुद को एक पॉलिटिकल कम्युनिटी में ऑर्गेनाइज कर लिया था, मतलब एक प्रॉपर कम्युनिटी बन गई थी सिखों की। दिस लेड टू द रीजनल स्टेट बिल्डिंग इन पंजाब। सो इससे क्या हुआ, पंजाब में एक मतलब प्रॉपर एक रीजन बना। गुरु गोबिंद सिंह फॉट मैनी बैटल्स। गुरु गोबिंद सिंह ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी अगेंस्ट द राजपूत एज वेल एज मुगल रूलर्स। सो गुरु गोबिंद सिंह ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी राजपूतों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ, बोथ बिफोर एंड आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ खालसा इन 1699। ठीक है, सो गुरु गोबिंद सिंह ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी राजपूत के साथ, मुगलों के साथ। खालसा उनका जो पंथ था, जो खालसा उनका जो समुदाय था, वो बनाने के पहले भी और वो बनाने के बाद भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। 1699 में खालसा पंथ चालू करा था। आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोबिंद सिंह इन 1708 खालसा रिवोल्टेड अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर एंड डिक्लेयर्ड देयर सोवरेन रूल। सो 1708 में गुरु गोबिंद सिंह की तो डेथ हो गई, उसके बाद बंदा बहादुर के अंडर खालसास ने आंदोलन किया मुगलों के खिलाफ और उन्होंने अपना पावर डिक्लेयर किया। भाई हम हमारा पावर डिक्लेयर करते हैं, भाई हम फ्री हैं। सोवरेन रूल मतलब हम भाई फ्रीली हम ही रूल करेंगे, तुम लोग हमको रूल नहीं कर सकते। सो इस तरह से इन लोगों ने खुद को सोवरेन डिक्लेयर किया। बंदा बहादुर वॉज कैप्चर्ड इन 1715 एंड एग्जीक्यूटेड इन 1716। बंदा बहादुर को 1715 को पकड़ लिया गया और मार दिया गया 1716 में। In the 18th century, the Sikhs organized themselves into a number of bands called jathas and later on misls. So ये जो सिख थे ग्रुप्स बनाते थे और नाम रखते थे, जत्था फिर मिसल, ये सब नाम था इनके ग्रुप का। Their well-knit organization enabled them to put up successful resistance of the Mughal governors first and then to Ahmad Shah Abdali. तो वो लोग इतना प्रॉपर थी उनकी ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग मतलब मुगल गवर्नर्स को एक रेजिस्टेंस दे पाए, उनको रोक पाए। ठीक है, मतलब उनको रोक पाए। पहले उन्होंने मुगल गवर्नर्स को रोका और उसके बाद उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को रोका। Who had seized the rich province of the Punjab and the Sarkar of Sirhind from the Mughals. So अहमद शाह अब्दाली कौन थे? जिन्होंने who had seized the कौन थे? अहमद शाह अब्दाली ने सीज किया था पंजाब का रिच प्रोविंस एंड द सरकार ऑफ सरहिंद फ्रॉम द मुगल्स।
सो उन्होंने मुगलों से सरकार ऑफ सरहिंद का टाइटल वो भी छीना था, और पंजाबी से उनका भी प्रोविंस छीना था। किसने? अहमद शाह अब्दाली ने। Why did the Marathas want to expand beyond the Deccan? मराठास डिकेन से आगे क्यों एक्सपांड करना चाह रहे थे? Marathas wanted to expand beyond the Deccan in order to decrease the Mughal influence. मराठास डिकेन से भी आगे अपना एक्सपांशन चाह रहे थे मराठा का। सो क्यों? मराठास वांटेड टू एक्सपांड बियॉन्ड द डिकेन इन ऑर्डर टू डिक्रीज द मुगल इन्फ्लुएंस। वो इसलिए एक्सपांड करना चाहते थे ताकि मुगलों का इन्फ्लुएंस वो कम कर सकें। बाय द 1720s दे सीज्ड मालवा एंड गुजरात फ्रॉम द मुगल्स। 1720s तक जो मराठास थे उन्होंने मालवा को भी जीत लिया था, गुजरात को भी जीत लिया था मुगल्स से। And by the 1730s, the Maratha king was recognized as the overlord of the entire Deccan Peninsula. 1730 तक तो मराठास का राजा ही पूरे डिक्कैन का वही राजा माना जाने लगा, महाराजा माना जाने लगा। ठीक है। सो क्यों वो एक्सपांड करना चाहते थे? ताकि वो मुगलों का शासन, मुगलों का इन्फ्लुएंस कम कर सके, मुगल्स का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए। इसलिए 1720 तक उन्होंने मालवा और गुजरात जीता मुगलों से, और 1730 को मराठा किंग ने अपना पूरा पावर फैला दिया डिक्कन पेनिनसुला पे। ठीक है। सो बेसिकली मराठास जो थे मुगल्स के खिलाफ थे, वो लोग राजपूत के भी खिलाफ थे क्योंकि राजपूत मुगल्स के साथ थे, दैट्स व्हाई। क्वेश्चन 8, व्हाट वर द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय असफ जाह टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन? असफ जाह ने क्या पॉलिसीज अपनाई ताकि वो अपनी पोजीशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके? आफ्टर बीइंग द एक्चुअल रूलर ऑफ डिकेन, असफ जाह बिगेन टू अडॉप्ट सम पॉलिसीज इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन। मतलब डिकेन को हथियाने के बाद, डिकेन का राजा बनने के बाद असफ जाह ने कुछ पॉलिसीज अपनाई जिससे उसकी जो पोजीशन है और स्ट्रॉन्ग हो। जैसे कि फर्स्ट है, he brought skilled soldiers and administrators from northern India who welcomed the new opportunities in the south. वो skilled soldiers लाए और एडमिनिस्ट्रेटर्स लाए नॉर्थन इंडिया से। नॉर्थ इंडिया से वो मतलब कहते हैं ना सक्षम सोल्जर्स, मतलब जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, पावर है, वैसे सोल्जर्स लाए, एडमिनिस्ट्रेटर्स लाए। कहाँ से? नॉर्दर्न इंडिया से। Who welcomed the new opportunities in the south, और वो भी खुशी खुशी आए साउथ में। He appointed मनसबदार्स and granted जागीर्स। उन्होंने फिर नए नए मनसबदार्स अपॉइंट किए, उनको जागीर्स दी, उनको जमीनें दी। He ruled independently without मुगल इंटरफेरेंस। कोई भी मुगल उनके शासन को देखता भी नहीं था, वो एकदम फ्रीली आराम से रूल करते थे। The Mughal emperor merely confirmed the decisions already taken by असफ जाह। सो जो मुगल राजा और मुगल बादशाह होते थे वो खाली हाँ बोल देते थे। असफ जाह जो भी डिसीजन ले बस उनको हाँ ही बोलनी होती थी। सो ये तीन थे कि भाई ये तीन पॉलिसीज उन्होंने अपनाई। पहला स्किल्ड सोल्जर्स लाए, एडमिनिस्ट्रेटर्स लाए। दूसरा मनसबदार्स अपॉइंट किए, जागीर्स ग्रांट की, और इंडिपेंडेंटली रूल किया विदाउट मुगल इंटरफेरेंस। और मुगल एम्परर मेयरली कंफर्म द डिसीजन, वो सिर्फ कंफर्म करते थे। क्वेश्चन 9, डू यू थिंक मर्चेंट्स एंड बैंकर्स टुडे हैव द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस दे हैड इन द 18th सेंचुरी? क्या आपको लगता है सारे मर्चेंट्स या बैंकर्स जो आज के हैं उनका वही इन्फ्लुएंस था जो उनका 18th सेंचुरी में रहा होगा? ठीक है, मतलब मर्चेंट्स, डू यू थिंक मर्चेंट्स एंड बैंकर्स टुडे, आज के जो मर्चेंट्स है, व्यापारी है, आज के जो बैंकर्स हैं, उनका वही इन्फ्लुएंस रहा होगा जो उनका 18th सेंचुरी में रहा होगा? सो ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी मर्चेंट्स वर नॉट मोर during the 18th century merchants were more influential than the bankers. 18वीं सदी थी, 18th सेंचुरी थी, जो मर्चेंट्स थे वो बैंकर्स से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे। ठीक है, दे वर मोर इन्फ्लुएंशियल। दे यूज्ड टू प्रोवाइड मोर लोन अपॉर्चुनिटीज एट हायर रेट्स
हायर इंटरेस्ट रेट्स। तो वो क्या करते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन अपॉर्चुनिटीज देते थे। दे यूज टू प्रोवाइड मोर लोन अपॉर्चुनिटीज एट हायर इंटरेस्ट रेट, मतलब वो बहुत लोन दिया करते थे और बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। बट नाउ विद द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन पीपल प्रिफर बैंक्स विच प्रोवाइड लोन्स एंड अदर फाइनेंशियल असिस्टेंस एट चीपर रेट्स। और अब क्योंकि हर कोई एजुकेट है, मोस्टली एजुकेशन फैला है, तो आजकल लोग बैंक के पास जाते हैं, सीधा बैंक के पास जाते हैं, कुछ चाहिए होता है, लोन चाहिए होता है या किसी भी तरह के फाइनेंशियल असिस्टेंस, किसी भी तरह का पैसे की मदद चाहिए होती है, तो बैंक जो है चीपर रेट्स पे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देती है। इसलिए बैंकर्स के पास, बैंकर्स ऑल्सो प्रोवाइड सब्सिडी ऑन द इंटरेस्ट रेट। दे हैव, बैंकर्स सब्सिडी देते हैं इंटरेस्ट रेट पे। दे हैव डिफरेंट स्कोप्स ऑफ लोन्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस, सो दे आर मोर इन्फ्लुएंशियल देन द मर्चेंट्स। सो बैंकर्स ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है क्योंकि लोन्स भी अलग अलग तरह के देते हैं बैंकर्स, और वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं मर्चेंट्स से। सो फिर से एक बारी देख लेते हैं। 18th सेंचुरी में मर्चेंट्स ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रहे बैंकर से। 18th सेंचुरी की बात हो रही है, ठीक है, पुराने ज़माने की। सो वो लोग लोन देते थे बड़े बड़े रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। बट आजकल क्योंकि हम सब एजुकेटेड हो गए हैं, आजकल हम बैंक्स प्रेफर करते हैं, बैंकर्स प्रेफर करते हैं। बैंक्स जो हैं लोन्स देती हैं, बाकी हेल्प देती हैं चीपर रेट्स पे। बैंकर्स सब्सिडी भी देते हैं इंटरेस्ट रेट पे, और लोन्स अलग अलग पर्पसेस के लिए देते हैं, इसलिए ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, दे आर मोर इन्फ्लुएंशियल टुडे दैन द मर्चेंट। सो ये ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है मर्चेंट से, ठीक है। क्वेश्चन 10, डिड एनी ऑफ द किंगडम्स मेंशन इन दिस चैप्टर डेवलप इन योर स्टेट? इफ सो, in what ways do you think in the state would have been different in the 18th century from what is in the 21st century? So कह रहा है ये जो किंगडम्स की बात की गई है, किंगडम्स की बात की गई है चैप्टर के अंदर, इनमें से कोई किंगडम आपके स्टेट में डेवलप हुआ है? इफ सो इन व्हाट वेज, तो किस तरीके से आपका स्टेट 18th सेंचुरी में रहा होगा और आज 21st सेंचुरी में है। सो ये आंसर आपको खुद लिखना है कि भाई आप कहाँ रहते हैं। सो यू आर लिविंग इन गुजरात, सो आपको गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। सो आई लिव इन गुजरात। सो और आपको लिखना है कि भाई 18वीं सदी और 21st सेंचुरी के गुजरात को आपको लिखना है। डिड एनी ऑफ द किंगडम्स मेंशन डेवलप इन योर स्टेट? इफ सो इन व्हाट वेज डू यू थिंक इन द स्टेट वुड हैव बीन डिफरेंट? सो जस्ट आंसर इट बाय योर सेल्फ। 10th नंबर इज कंप्लीट सेल्फ क्वेश्चन, अगर आपको करना है तो करो, वरना चलेगा, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। यही सब था इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के अंदर। सो जो हमने ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग डिस्कस किए, जस्ट राइट देम इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ओनली, उसको वहीं आंसर करें। फॉर क्वेश्चन आंसर्स राइट देम इन द नोटबुक। बच्चों अभी हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। सो दीज आर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। हमने जो बैक एक्सरसाइज थी वो तो हमने सॉल्व कर ली। सो नाउ वी आर डूइंग फ्यू ऑफ द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि शायद हमें, शायद नहीं, वो काम तो आएंगे, ठीक है। सो वी आर डूइंग फ्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर है, विच मुगल एम्परर is mainly held responsible? जो कौन से मुगल बादशाह थे, ठीक है, विच मुगल एम्परर हेल्ड मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द अंपायर? ये जो मुगल अंपायर गिरता जा रहा था, मतलब हमने जो चैप्टर स्टार्ट ही किया, हमने पढ़ा कि मुगल अंपायर तो गिरता जा रहा था। सो कौन से मुगल एम्परर थे जिनकी वजह से माना जा रहा था कि मुगल एम्पायर गिरना चालू हुआ, डिक्लाइन होना चालू हुआ? क्या वो जहांगीर थे या औरंगजेब थे? जहांगीर थे, औरंगजेब थे, या शाहजहां थे, या बहादुर शाह
जफर थे। सो कौन से मुगल एम्पायर थे जिनके एम्परर थे जिन पे मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का इल्जाम लगा? सो ही वॉज औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब ने इतनी लंबी लड़ाई थी डिक्कन में, इतनी लंबी कि सारी मुगलों के सारे रिसोर्सेज ही खाली हो गए थे। सो उनके बाद जो उनकी सारी सक्सेसर्स आए, उनके बाद जो भी उनकी सारी चिल्ड्रन आए या जो भी आए, वो लोग संभाल ही नहीं पा रहे थे क्योंकि कुछ था ही नहीं। सेकंड, नादिर शाह द रूलर ऑफ ईरान invaded Delhi in the year जो नादिर शाह थे जो कि ईरान के रूलर थे, उन्होंने दिल्ली जीती थी कौन से साल में? सो नादिर शाह थे जो कि ईरान के रूलर थे, उन्होंने दिल्ली जीती थी ए 1739, बी 1748, सी 1761 या डी 1776। सो कौन से ईयर में नादिर शाह जो रूलर थे ईरान के, उन्होंने दिल्ली जीती थी? सो इन्होंने दिल्ली जीती थी 1748 के अंदर। ठीक है। सो नादिर शाह ईरान के रूलर ने दिल्ली जीती थी 1748 में। एक सेकेंड, कंफ्यूजन है, 1748 में नहीं 1739 में जीती थी, सॉरी। सो नादिर शाह ने दिल्ली जीती थी 1739 में। सो नादिर शाह ने जो कि ईरान के रूलर थे, उन्होंने दिल्ली जीती थी 1739 के अंदर। थर्ड नंबर, बंगाल वॉज फाउंडेड बाय। सो बंगाल को किसने खोजा था? सो ए मुर्शिद कुली खान ने, या बी सादत खान ने, सी असफ जाह ने, डी शाह आलम ने। बंगाल किसने जीता था? बंगाल जीता था मुर्शिद कुली खान ने। मुर्शिद कुली खान ने, ठीक है, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल जीता था। ठीक है, बंगाल वॉज फाउंडेड बाय मुर्शिद कुली खान। फोर्थ, सवाई राजा जय सिंह was given the Subedari of Agra in the year A 1722, B 1740, C 1750, D 1755। सो सवाई राजा जय सिंह है। सो जो सवाई राजा जय सिंह है उनको आगरा की सूबेदारी दी गई थी 1722, 1740, 1750, 1755 में। ठीक है। सो ए 1722 में दी गई थी। ठीक है। सो सवाई राजा जय सिंह वॉज गिवन द सूबेदारी ऑफ आगरा, उनको आगरा की सूबेदारी दी गई थी इन द ईयर 1722। फिफ्थ, द खालसा रिवॉल्ट रोज अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी under the leadership of
तो जो खालसा आंदोलन था, जो खालसा विद्रोह था, वो मुगल अथॉरिटी के खिलाफ मतलब उग्र हुआ था। किसकी लीडरशिप के अंदर? ए गुरु गोबिंद सिंह या भी बाबा गुरु नानक, सी गुरु अर्जन देव, या डी बंदा बहादुर। सो जो खालसा विद्रोह था, खालसा विद्रोह उग्र हुआ था किसकी लीडरशिप के अंदर? सो खालसा विद्रोह बंदा बहादुर की लीडरशिप के अंदर उग्र हुआ था। सो बंदा बहादुर। 6th, महाराजा रंजीत सिंह established his capital at, जो महाराजा रंजीत सिंह थे उन्होंने अपना कैपिटल स्टैब्लिश किया था। ए लुधियाना, बी लाहौर, सी रावलपिंडी, डी चंडीगढ़। सो महाराजा रंजीत सिंह ने कहाँ अपना कैपिटल एस्टैब्लिश किया था? सो उन्होंने अपना कैपिटल एस्टैब्लिश किया था लाहौर में। सो लाहौर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 7th, द मराठास developed a very successful military organization under blank। सो जो मराठास थे उन्होंने बहुत जो डेवलप की एक बहुत ही सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन अंडर, सो ए मुगल्स, बी पेशवास, सी सिंधियास, या डी होलकार्स। सो मराठास ने सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की मुगलों के अंडर, पेशवास के अंडर, सिंधियास की, होलकार्स के अंडर। सो उन्होंने डेवलप की पेशवास के अंडर, पेशवास, ठीक है। सो उन्होंने मराठास ने डेवलप की सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन पेशवास के अंडर। नेक्स्ट हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। सो फर्स्ट नंबर, द मराठा एम्पायर expanded between blank and blank। ठीक है, जो मराठा अंपायर था एक्सपांड हुआ, कब से कब तक एक्सपांड हुआ? 1720 और 1761। ठीक है, सो मराठा एम्पायर एक्सपांडेड बिटवीन 1720 एंड 1761। सेकेंड, द जाट्स वर प्रॉस्परस ब्लैंक। जो जाट थे वो बहुत ज्यादा प्रॉस्परस एग्रीकल्चरिस्ट थे, एग्रीकल्चरिस्ट। ठीक है, देवर प्रॉस्परस, बहुत फले फूले एग्रीकल्चरिस्ट थे। थर्ड, द अफगान रूलर ब्लैंक invaded North India blank times between 1748 and 1761। जो अफगान रूलर थे उन्होंने नॉर्थ इंडिया को इन्वेड किया था
कितनी बार इन्वेट किया था? 1748 से 1761। सो अहमद शाह अब्दाली ने इन्वेट किया था, द अफगान रूलर। अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने इन्वेट किया था नॉर्थ इंडिया। कितनी बारी? उसने 5 टाइम्स जीता था अहमद शाह अब्दाली ने नॉर्थ इंडिया, ठीक है। अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली ने नॉर्थ इंडिया इन्वेट किया था 5 टाइम्स। 4th नंबर, डैश वॉज एन इम्पॉर्टेंट स्टेट that emerged out of the breakup of the Mughal Empire. Blank was an important state, मतलब कौन सा important state बना जब मुगल अंपायर ब्रेक हुआ? मुगल अंपायर ब्रेक हुआ, अवध बना, ठीक है। अवध वॉज एन इम्पॉर्टेंट स्टेट दैट इमर्ज्ड आउट ऑफ द ब्रेकअप ऑफ द मुगल अंपायर। मुगल अंपायर ब्रेक हुआ, अवध वॉज डेवलप्ड। 5th, मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान ट्रांसफर्ड ऑल मुगल जागीरदार्स टू ब्लैंक। मुर्शिद कुली खान ने सारे के सारे मुगल जागीरदारों को कहाँ ट्रांसफर कर दिया था? एंड ऑर्डर्ड अ मेजर रीअसेसमेंट of the blank of Bengal। मुर्शिद कुली खान ने क्या किया था? सारा जो मुगल ट्रांसफर ऑल मुगल जागीरदार्स, मुगल कुली खान ने ट्रांसफर किया सारे मुगल जागीरदार्स को ओडिशा ट्रांसफर किया और रीअसेसमेंट कराया उन्होंने रेवेन्यू ऑफ बंगाल, ठीक है। बंगाल में जो पैसे का सारा था वो बंगाल में उन्होंने रेवेन्यू को रीअसेस कराया, ठीक है। 6th नंबर, ड्यूरिंग द reign of अलीवर्दी खान, जब अलीवर्दी खान का शासन चल रहा था, द बैंकिंग हाउस ऑफ ब्लैंक बिकेम प्रॉस्परस, ठीक है। जब अलीवर्दी खान की रेन थी, जब अलीवर्दी खान का शासन था, जो बैंकिंग हाउस था जगत सेठ का, जगत सेठ का बैंकिंग हाउस बहुत ज्यादा फला फूला, जगत सेठ, ठीक है। जगत सेठ का बैंकिंग हाउस बहुत ज्यादा फेमस हुआ, और मतलब फेमस इन द सेंस बहुत ज्यादा पैसे वाला भी हो गया और ज्यादा। 7th, द सिख टेरिटरीज इन द लेट 18th century The Sikh territories in the late 18th century extended from blank to the blank, ठीक है। जो सिख टेरिटरीज थी वो कब से कहां तक एक्सटेंड हुई? फ्रॉम द इंडस टू द जमुना, इंडस से जमुना तक वो एक्सटेंड हुई। 8th, groups of highly mobile peasant pastoralist
provided the backbone of the blank army. सो बैकबोन कौन कहा जाता था? मतलब जो पीजेंट पेस्टोरलिस्ट थे वो किस आर्मी की बैकबोन कहे जाते थे? तो वो मराठा आर्मी की बैकबोन कहे जाते थे, मराठास की। रीढ़ की हड्डी कहे जाते थे ये, और देशमुख, ठीक है, देशमुख फैमिली और ये पीजेंट पेस्टोरलिस्ट, ये सब बैकबोन कहे जाते थे। अब आपको क्या करना है? मैच करना है, ठीक है। सो मैच द फॉलोइंग, ठीक है। सो कॉलम ए, कॉलम बी, ठीक है। सो फर्स्ट मेहरणगढ़ फोर्ट, मेहरणगढ़ फोर्ट। फिर ए जाट लीडर, सेकेंड गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह। सो गुरु गोबिंद सिंह कौन थे? अभी हमको मैच करना है, अभी तो हम खाली ऐसे ही लिखे जा रहे हैं, ठीक है। गुरु गोबिंद सिंह पहले लिख लेते हैं, ठीक है। सारा ए लिख लेते हैं, सारा बी। पावरफुल वॉरियर फैमिलीज, पावरफुल वॉरियर फैमिलीज। फोर्थ चूरमन। फिफ्थ मराठा चीफ्स। सिक्स्थ भरतपुर फोर्ट। ठीक है। अच्छा, अब ये सब सामने वाला भी लिख देते हैं कॉलम। सो ए जाट लीडर, बी सरदार्स, सी built in traditional style, traditional style, D खालसा, E जोधपुर, F देशमुख। ठीक है। सो मेहरणगढ़ फोर्ट किसके साथ मैच करेंगे? जोधपुर के साथ। मेहरणगढ़ फोर्ट जोधपुर। गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह खालसा। पावरफुल वॉरियर फैमिलीज, तो पावरफुल वॉरियर फैमिलीज, लड़ाकी फैमिलीज देशमुख थे जो कि मराठास को सपोर्ट करते थे। चूरमन, सो चूरमन कौन थे? चूरमन थे जाट लीडर। मराठा चीफ्स, मराठा चीफ्स को क्या कहा जाता था? मराठा चीफ्स को सरदार कहा जाता था, सरदार्स। मराठा चीफ्स को सरदार्स कहते थे। भरतपुर फोर्ट, सो भरतपुर फोर्ट कहाँ आया? भरतपुर फोर्ट एक्चुअली ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाया गया था। भरतपुर फोर्ट वॉज बिल्ट इन ट्रेडिशनल स्टाइल। ठीक है। सो दीज आर द मैच द फॉलोइंग। ठीक है। सो जस्ट आई एम रिपीटिंग द आंसर्स अगेन। मेहरणगढ़ फोर्ट, सो मेहरणगढ़ फोर्ट का आंसर है जोधपुर। मेहरणगढ़ फोर्ट इज बिल्ट इन जोधपुर। फिर गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह कौन थे? गुरु गोबिंद सिंह थे खालसा पंथ को बनाने वाले, खालसा पंथ की नींव रखने वाले। पावरफुल वॉरियर फैमिलीज थी देशमुख। चूरमन थे एक जाट लीडर। मराठा चीफ्स, सो हु वर द मराठा चीफ्स? मराठा चीफ्स वर ऑल्सो नोन एज सरदार्स। एंड भरतपुर फोर्ट एक ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाया गया है। So this is all about my today's lecture. So we discussed the back exercise of this chapter of history, 18th century political formations, and हमने कुछ extra objectives discuss किए. We discussed MCQs, we discussed fill in the blanks and match the following. So just I'm ending my lecture here only. This is me, your Ishika ma'am, requesting you to read this entire chapter of history properly, do the back exercise properly,
and also the extra MCQs, blanks, and match the following properly. Write each and everything and WhatsApp me the entire thing. Thank you. Thanks a lot.